जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों पर। कुल मिलाकर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ऐसे ही नहीं बन गया, इसके कारण है हमारे संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण करने के लिए बैठते हैं तो वो सोचते हैं यार भारत तो बड़ी विविधताओं वाला देश है, बहुत सारी जात धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, सबका संरक्षण करना है, तो एक ऐसे संविधान की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान का बारीकी से अध्ययन किया। भैया अध्ययन किया है, अब आप ऐसे न समझो कि नहीं किया होगा, किया है, तभी तो हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, लगभग 3 साल का समय लग गया। तो ऐसे ही थोड़ी ना लग गया था भाई, इतने लोगों को लगाया, इतना पैसा खर्चा किया, इतना समय बर्बाद किया, तब कहीं तैयार हुआ है। तो मैं कहूँगा समय बर्बाद नहीं किया, समय हमने लगाया जरूर है, लेकिन हमने पाया भी बहुत कुछ है। तो बहुत देशों के संविधान का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद उस देश के संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें हैं, हमारे देश के हिसाब से क्या है, सुइटेबल हैं, मतलब हमारे देश के हिसाब से वो काम लायक हैं, तो हमने उस देश के संविधान से उठाया और अपने संविधान में भारतीयों के अनुरूप ढालते हुए उसे यहाँ पर रख लिया और उसका यूज भी वर्तमान में हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहना चाहता हूं कि इस तरीके से हमारे विस्तृत संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है, हमारा जो सेशन है ना बच्चा, वो आपके भारतीय संविधान के स्रोत पर भी आधारित रहने वाला है और इसमें हम किस देश के संविधान से किन प्रावधानों को लिया है उन पर एक्चुअली डिस्कशन होने वाला है। तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक तो पहले ही कर देना, क्योंकि सेशन की भावनाओं में आप जब बह जाएंगे ना, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आनंदित होकर के कि सच में मजा आने वाला है आपको और भूल जाओगे आप, मतलब टॉपिक नहीं भूल जाओगे, लाइक करना भूल जाओगे। ठीक है, चलिए, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर थोड़ा सा अगर मौखिक में बता देते कि कहाँ क्या मामला है। तो बेटा भारत शासन अधिनियम 1935 जानते हो ना, अंग्रेजों के समय लाया गया था। यहाँ से हमने अपने संविधान में, जब मूल संविधान हमारा तैयार हुआ था, 395 अनुच्छेद थे ना उसमें, तो 250 अनुच्छेद तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही उठाए हुए हैं। आप समझ लो, तो बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई। ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी बातों को हमने लिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से बहुत सारे प्रावधान हमने एक्सेप्ट किए हैं, कनाडा के, आयरलैंड हो या फिर आपका दक्षिण अफ्रीका ही क्यों ना हो, फ्रांस है, रूस है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, इन देशों के संविधान से हमने अपने काम की चीज़ें, काम के जो प्रावधान हैं निकाले और अपने संविधान में लगा दिए, इसलिए इतना बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ। ये थोड़ा बेस था, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा फेस ना उड़े, पेपर के फेस उड़ा के आओ प्रश्नों के। ठीक है, चलो अब इन स्रोतों को हम क्या करते हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा आंकड़ा मिला कि जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो आपके क्या हैं, विभिन्न देश हैं। ठीक है, विभिन्न देशों का संविधान है, शुद्ध भाषा में ऐसे कहेंगे, विभिन्न देशों का संविधान है। विभिन्न देशों का संविधान का अध्ययन किया है तब तो भैया इतने बड़े संविधान का निर्माण किया है। और संविधान के निर्माण में हल्का फुल्का समय नहीं लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है भैया, लगभग 3 साल लग गए, लगभग 3 वर्ष खपाए हैं, रुपया पैसा इतना खपाया है तब ऐसा बना है। तो जायज सी बात है, बहुत देशों के संविधान का हमने अध्ययन किया है। ठीक है, अब इसमें मुख्य प्रभाव जो आपके संविधान में देखने को मिलता है वो बेटा भारत शासन अधिनियम का देखने को मिलता है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, और ये कब का है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 1935 का है। इससे लगभग मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 250 अनुच्छेद हमने उठाकर अपने संविधान में रखे हुए हैं। तो हल्के में मत लेना, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे और इन 395 अनुच्छेद में अकेले 250 तो यहीं के हैं, तो लगभग 60% के आसपास जो अनुच्छेद थे, जो प्रावधान थे, जो नियम कानून थे, वो भारत शासन अधिनियम से हमने लेकर अपने संविधान में रखा हुआ है। तो ये थोड़ा बेस था। अब एक्चुअली हमारा डिस्कशन भारत शासन अधिनियम पर ही होने वाला है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरीके से मानो कि बेस है आपके संविधान का। तो ये रहा आपके सामने भारत शासन अधिनियम 1935। बेटा
आप जानते हो कि जिस समय भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था, उस समय अंग्रेज भारत पर राज्य करते थे, एक तरीके से शासन चलाने का काम करते थे, और अंग्रेजों के द्वारा ये अधिनियम लाया गया, ठीक है, ताकि भारत में शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। अंग्रेजों के जाने के बाद इस अधिनियम से लगभग हमने 250 अनुच्छेद, जैसा कि अभी मैंने आपको अवगत कराया, तो इस अधिनियम से लगभग 250 लगभग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लगभग अनुच्छेद हमने उठाए और अपने संविधान में क्या किया, ऐड कर लिया, संविधान में शामिल कर लिया, ठीक है, संविधान में डन कर लिया, शामिल कर लिया, लगभग 250 अनुच्छेद, ठीक है। आप जानते हो कि जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे बच्चा, अभी मैंने आपको बताया। तो जो आपका मूल संविधान तैयार हुआ था ना, मूल संविधान, उसमें आपको जो है कितने अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, तो 395 अनुच्छेद मिलेंगे, ठीक है, 395, ओके, हाँ, 395 अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो 22 भाग देखने को मिलेंगे और 8 अनुसूचियां देखने को मिलेंगे, ठीक है, 8 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें जो 395 अनुच्छेद थे ना प्यारे बच्चों, उसमें 250 के लगभग अनुच्छेद तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही उठाए थे। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका हुआ बताओ, भारत शासन अधिनियम का ही हुआ। लगभग 60% के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है, लगभग, तकरीबन, ठीक। और एक तरीके से देखा जाए ना तो भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का जो वर्तमान में हमारा संविधान है, उसका जो स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है, वो क्या है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, भारत शासन अधिनियम। क्या होगा, भारत शासन अधिनियम। स्रोत होना चाहिए, ता से तरजुआ होना चाहिए, ठीक है। स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। इज दैट क्लियर। अब इसके कौन कौन से प्रावधान हमने एक्चुअली शामिल किए अपने संविधान पर, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो बेटा, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने न्यायपालिका को लिया है। किसको लिया है, न्यायपालिका को लिया हुआ है, ठीक है। न्यायपालिका को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया हुआ है। बेटा, न्यायपालिका की व्यवस्था, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जानते हो, ठीक है, मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपके जो है हाई कोर्ट हो या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अरे मतलब जिला न्यायालय यार, उनकी शक्तियां हैं, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कैसे काम करेंगे और एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत सब पूरी ये व्यवस्थाएं काम करेंगी। तो ये सारी बातें हमने जो है न्यायपालिका के अंतर्गत ही आती हैं और ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर के वर्तमान में जो आपका संविधान है उसमें शामिल किया है, ठीक है। वैसे तो जब हमारा तैयार हुआ था उसमें शामिल किया था, लेकिन वही तो चला आ रहा है, बस संशोधन ही तो कुछ हुए हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम बात करें कैग की, कैग तो न्यायपालिका को हमने यहाँ से उठाया हुआ है, कैग को हमने यहाँ से उठाया हुआ है। कैग का अगर फुल फॉर्म देखोगे ना तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है और हिंदी में इसे जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोला जाता है, ठीक है। महालेखा परीक्षक किसी को बोला जाता है बेटा, तो ये आपके कैग को बोला जाता है। एक्चुअली ये करता क्या है कैग, यह बेटा एक संवैधानिक पद है। बहुत बार पूछा गया ये कैग किस प्रकार का पद है, तो आपका आंसर रहेगा सर ये तो एक संवैधानिक पद है, ठीक है। कैसा पद है, मतलब इसका संविधान में वर्णन किया गया है, एक संवैधानिक पद है। ऑप्शन में दे सकता है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद है, ऑप्शन रहेगा ये, आप चुनाव करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। अब एक्चुअली में इसके कार्य क्या हैं, कैग के, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के काम क्या हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पूरी बात बोली जाती है इसको, मतलब पूरे फुल फॉर्म में ये है हिंदी में कहने का मतलब। तो एक संवैधानिक पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद भी है और इसका कार्य क्या है, तो सरकारी खातों
और सरकारी खर्च की जानकारी जुटाना काम है। मतलब ये जांच करता है कि सरकार ने जो धनराशि खर्चा की है ना, वो एक्चुअली सही जगह में लगाया है कि नहीं लगाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब अपनी जेब में गबन करके रख लिया है। तो अगर बात करें केंद्र की या फिर राज्य सरकार की, दोनों की जांच करने का काम कौन करता है? कैग करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैग के एक्चुअली में कार्य क्या है। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो लेखा जोखा रखने का काम करता है। अर्थात आपका जो धनराशि है, ठीक है, धनराशि है वो किस प्रकार से खर्चा की गई है, धनराशि का जो खर्चा है ना वो किस तरीके से की गई है। अब वो चाहे आपके केंद्र के द्वारा की गई हो, केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा, इन सब की जांच करने का काम कौन करता है? तो बेटा आपका कैग करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर? तो इसे भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर के अपने संविधान में शामिल किया है। अब एक मन में प्रश्न यहाँ पर आपके उठ सकता है कि भारतीय संविधान में जो कैग है इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका वर्णन आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 148 में आपके कैग का प्रावधान देखने को मिलेगा और इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, सारे बंदे जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, आप जिससे भी पूछ लो कि बेटा आजकल और क्या चल रहा है, तो बोले सर कुछ नहीं, यूपीएससी चल रहा है। मतलब संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, यूपीएससी का मतलब हो गया संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो आजकल बेटा क्या चल रहा है? कुछ नहीं अंकल, यूपीएससी चल रहा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के तहत ही इसका गठन किया गया है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अखिल भारतीय सेवक चुने जाते हैं। अब आप बोलोगे अखिल भारतीय सेवक कौन चुने जाते हैं? तो बेटा इसी के अंतर्गत जो अखिल भारतीय सेवक हैं, अभी मैं बताता हूं तब समझ में आएगा। एक्चुअली जानते हो पर भूल गए हो। ठीक है, अखिल भारतीय सेवकों का चुनाव होता है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवकों का चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव होता है। अब आप कहेंगे सर ये अखिल भारतीय सेवक क्या होते हैं? तो जब आपसे पूछा जाता है क्या चल रहा है, तो यूपीएससी चल रहा है। यूपीएससी में क्या चल रहा है? तो कुछ नहीं अंकल, आईएएस चल रहा है। क्या चल रहा है? आईएएस चल रहा है, आईपीएस चल रहा है, आईएफएस चल रहा है। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया। आगे डैश 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 फुल फॉर्म तो आप बता देंगे और कमेंट करके मुझे भी बताएंगे। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवकों के अंतर्गत बेटा आपका आईएएस भी आता है, आईपीएस भी आता है और आईएफएस आता है। डैश 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 ये सारी सेवाएं आपकी जो है यूपीएससी के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय सेवकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बेटा इसे भी भारतीय संविधान में लिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि जो यूपीएससी है, आपके जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसका एक्चुअली में उल्लेख कहाँ पर है? और ये जो आईएएस और आईपीएस और आईएफएस वगैरह बनते हैं, इनका उल्लेख कहाँ पर है? तो बेटा भारतीय संविधान के जब भाग आप 14 में जाओगे ना, भारतीय संविधान के भाग 14 में जाओगे, 14 में जाओगे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपको इच्छा है कि अनुच्छेद पता चल जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए, तो 315 से 323 तक में देखने को मिलेगा। ठीक है, 315 से 323 अनुच्छेद में आपको जो है संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय सेवकों की जो भी बातें हैं वो देखने को मिलेंगे। मतलब यूपीएससी के अंतर्गत ये आती हैं तो यूपीएससी का ही मामला आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें मुख्य प्रावधान है एक्चुअली जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। बेटा वीडियो बनाने में और अध्ययन करके समझ करके मुख्य बातों को आपके सामने रखने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि लाइक करके उत्साह को बढ़ाते रहें।
ठीक है। और आप हमारे परिवार से अगर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को धार देते रहें और जब पेपर सामने आए तो उसकी खोपड़ी में छेद करके वापस लौटे, मतलब सफलता का झंडा गाड़ते हुए वापस आएँ, कहने का तात्पर्य ये है। तो ये बातें आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ कि और कौन सी विशेष बातें हैं जो हमने किसी देश के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए ब्रिटेन से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया इन्हीं की कॉलोनी रहे हैं और इन्होंने बहुत समय तक शासन भी किया है। तो बच्चों, आप जानते हो कि बहुत वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहते हैं हम, तो कहीं न कहीं संविधान बनाने के क्रम में भी ब्रिटेन की बातें आएंगी। और ब्रिटेन क्योंकि उस समय भारत पर राज्य भी कर रहा होता है, तो उसके कारणों की छवि कहीं न कहीं भारत में देखने को भी मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है यार, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, जिसके अंडर में आप रह रहे हो, और भले ही अपने लिए कुछ बनाने जा रहे हो, लेकिन विचार में तो कुछ बातें वहाँ की भी आएंगी। तो ऐसा ही वहाँ पर भी होता है, क्योंकि अंग्रेज उस समय भारत में शासन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं संविधान पर उनकी छवि देखने को मिलेगी, अंग्रेजी संविधान की छवि देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे प्रावधान हमने अपने संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लेकर के जोड़े हैं। तो कौन कौन से जोड़े हैं, एक्चुअली में डिस्कशन ये होने वाला है। तो हमने बेटा ब्रिटेन के संविधान से ना सबसे पहले तो जो आपकी संसदीय शासन व्यवस्था है उसको लिया हुआ है। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो हमने यहाँ से जो है संसदीय शासन व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। बेटा इस व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा भी आती है आपकी, राज्यसभा भी आती है, संसद भी आती है। और एक बात ध्यान रखना, संसद के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति महोदय भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बेटा आपके संसदीय शासन व्यवस्था में आपको लोकसभा भी देखने को मिलती है, लोकसभा में मिलती है देखने को। ठीक है, राज्यसभा भी देखने को मिलती है। ये आपको किसके अंतर्गत मिलेगी, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो अगर इन दोनों को मिलाकर हम संसद का नाम दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसद का नाम दे दें, लेकिन इस संसद में आपके जो है राष्ट्रपति महोदय भी शामिल होते हैं, क्योंकि कोई भी एक्ट अधिनियम पास होता है तो वो कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति महोदय उसमें हस्ताक्षर ना कर दें, साइन ना कर दें। ठीक है, संसद के बहुत से कार्य होते हैं। अब संसद के क्या कार्य हैं आप सोचेंगे, तो बेटा कोई भी विधेयक, कोई भी एक्ट जिसे आप बिल के नाम से जानते हो, कोई भी बिल बनाना है ना, तो वो काम कौन करेगा, वो संसद ही करेगी। ठीक है, तो संसद के काम क्या है, किसी विधेयक को बनाना। ठीक है, किसी विधेयक को बनाना ये काम बेटा किसका है, तो ये आपकी संसद का काम है, किसी भी विधेयक को बनाना। ठीक है, और कई सारे उच्च पद होते हैं जिन्हें निलंबित करने का काम भी कौन करता है, तो उसे भी संसद करती है। मतलब समय समय पर आप देखते हो पदों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, उच्च पदों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सारे काम जो है ना वो भी आपकी जो है संसद ही करती है। उन पदों को रखना है या फिर हटा देना है, निलंबित कर देना है, ये काम जो है संसद करती है। ठीक है, देश की नीतियों के अगर हम संदर्भ में बात करें तो देश के लिए नियम कानून बनाने का काम कौन करता है, तो बेटा संसद करती है। मतलब नियम कानून बनाने का काम कौन करता है, नियम कानून बनाने का काम कौन करता है, तो बेटा संसद करती है। तो इस प्रणाली को एक्चुअली हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो हमने बेटा ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। यहाँ पर एक बात मैं और इंक्लूड करना चाहता हूँ कि आपके देश में, अर्थात हमारे देश में, मतलब मेरे देश में, मतलब भारत देश में, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो भारत देश में बेटा 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, तो भारत में जो है 3 सत्र बुलाए जाते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। और एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो बेटा एक तो आपका बजट सत्र होता है। ठीक है, कौन होता है बेटा, एक आपका बजट सत्र होता है जो बजट के हिसाब से होता है। एक आपका मानसून सत्र होता है। कौन सा होता है बेटा, मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र होता है। और एक आपका ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। तो 3 प्रकार के सत्र जो है देखने को मिलते हैं आपके जो है संसद में। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ओके, तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे संसदीय विशेषाधिकार की बात जानते हो कि नहीं जानते हो? लोकसभा हो, राज्यसभा हो तथा उनके सदस्यों और संसदीय समितियों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। अरे मतलब विशेष प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। भाई अधिकार नहीं दोगे हो तो काम कैसे करेंगे? मतलब जो भी संसदीय समितियां हैं या आपके जो है संसद के अध्यक्ष वगैरह हैं, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं भाई, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम तो कर पाएं। और इसका उल्लेख हमारे जो है संविधान के अनुच्छेद 105 में हमें देखने को मिलता है। तो अगर संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो ये भी हमने जो है ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। क्या हमने अडॉप्ट किया है? संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार ये हमने कहाँ से लिया है? तो इसे भी हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। एक्चुअली इसके कहने का तात्पर्य है कि जो भी संसद के सदस्य हैं, चाहे आपके लोकसभा के हों, ठीक है, या फिर आपके जो है राज्यसभा के हों, मतलब लोकसभा के सदस्य हों, राज्यसभा के सदस्य हों, ठीक है, या फिर आपके जो है और कोई जो है सदस्य हो इन्हीं में से, तो उनको क्या दिया जाता है? शक्तियाँ कुछ दी जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, चाहे संसदीय समितियाँ क्यों न हों। ठीक है, संसदीय समितियां हों, ठीक है, संसदीय समितियां हों, इनको विशेष प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और ये विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो स्वतंत्र होकर के क्या करें? काम को आगे बढ़ा सकें, स्वतंत्र होकर के कार्य को कर सकें। तो इसलिए जो है विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो ये जो विशेष अधिकार देने का प्रावधान है, इसे भी हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है, लिया हुआ है। अगर संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो इसे आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में देख सकते हैं, उसका अध्ययन करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक्चुअली जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। ठीक है, अब ब्रिटेन के संविधान से हमने विधि का शासन भी लिया हुआ है, विधि का शासन। ठीक है, मतलब विधि के शासन का जो प्रावधान है, विधि के शासन का प्रावधान, विधि के शासन का प्रावधान, ठीक है, विधि के शासन का प्रावधान, ठीक है, विधि के शासन का प्रावधान एक्चुअली में हमने कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है? तो बेटा ये प्रावधान हमने अडॉप्ट किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है? ब्रिटेन के संविधान से किया हुआ है। इस प्रावधान का मतलब ये है कि विधि ही क्या है? शासन है। मतलब इसका जो प्रावधान है उसमें एक्चुअली क्या बताया गया है कि विधि ही शासन है, विधि ही क्या है? शासन है। विधि ही क्या है? शासन है। मतलब विधि के हिसाब से ही शासन चलना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासक, कोई भी नेता, कोई भी राजनेता, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी A to Z विधि के शासन का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है, लिया है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बढ़ें तो हमें समझना होगा एकल नागरिकता के प्रावधान को। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान की हम बात कर रहे हैं। तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, तो बेटा एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का ही नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। मतलब एकल नागरिकता की बात में एक्चुअली में बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि भारत का जो व्यक्ति है, भारत का जो व्यक्ति है ना, वो नागरिक कहाँ का होगा? तो वो बेटा नागरिक होगा कहाँ का? भारत का ही नागरिक होगा। ठीक है, भारत का ही नागरिक होगा, अर्थात उसको नागरिकता भारत की मिलेगी। किसी राज्य की अगर वो नागरिकता के बारे में सोचे ना, किसी राज्य की नागरिकता के बारे में सोचे तो भैया नहीं मिलेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में देश की भी नागरिकता मिलती है और राज्य की भी नागरिकता मिलती है, लेकिन भारत में ऐसा एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होगा, और उस व्यक्ति को जो भारतीय है उसे भारत का ही नागरिक माना जाएगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल को तो आप जानते हो। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहाँ से की गई है?
तो हमने जो है मंत्रिमंडल को भी कहाँ से लिया हुआ है, तो इसे भी हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो मंत्रिमंडल को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। संसद में मंत्रिमंडल की व्यवस्था है, आप जानते हो। संसद में चुनी हुई सरकार मंत्रिमंडल का गठन करती है। मतलब जब संसद में चुनाव होता है, ठीक है, संसद में चुनाव होता है, उसके बाद चुनाव के बाद क्या होता है, जो सरकार बनती है, जो सरकार बनती है वो क्या करती है, मंत्रिमंडल का गठन करती है। ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन करती है, मंत्रिमंडल का क्या करती है, गठन। और ये जो मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान है ना, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। कहने का मतलब ये है। अब आप सोचेंगे मंत्रिमंडल में कौन आता है, यार मंत्रिमंडल में जानते नहीं हो क्या, देश का पीएम भी आता है, विदेश भी आता है, फॉरेन मिनिस्टर भी आता है, होम मिनिस्टर भी आता है इसी में। ठीक है, प्रधानमंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, है ना। इसके बाद जो है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर भी आता है। ठीक है, रक्षा मंत्री भी आता है, डिफेंस मिनिस्टर जिसे बोलते हो, डीएम। ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डिफेंस मिनिस्टर होता है। ये सारे के सारे बेटा आपके मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही आते हैं। इज दैट क्लियर? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। अगर फिर भी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर मुझे आवश्यकता लगेगी कि सच में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल डोंट वरी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तब मैं उस पर कार्य करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सारे डेटा को कलेक्ट करना और बहुत सारी बातों को निकाल करके आपके सामने रखना, अधिक से अधिक गहराई तक ले जाना, जितनी संभावनाएं प्रश्न बनाने की हो सकती हैं उनको तोड़ने का प्रयास करना, तो मेहनत लगती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अगर कमेंट करते हैं तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दिया जाएगा। इस मामले की जो है तह तक जाने की मैं कोशिश करूंगा कि क्या हाँ सच में रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, और मुझे लगेगा तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। भाई मैं आप ही को पढ़ाने के लिए आया हूँ यार, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में बात करते हैं हम अमेरिका की। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका लिख दिया है, मतलब मैंने नहीं लिखा है अमेरिका, मैंने लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो अमेरिका से भी हमने बहुत सारी बातें ली हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार जानते हो ना। मौलिक अधिकार पहले कितने थे, 7 हुआ करते थे ना, वर्तमान में आपके 6 हैं। तो अमेरिका के संविधान से हमने बेटा मौलिक अधिकार लिए हुए हैं। क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया है, तो ये काम हमने किया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, भारत में हर एक नागरिक को कुछ न कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और उसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, ये प्रावधान आपके भारतीय संविधान में किया हुआ है। कहने का मतलब है कि हर नागरिक को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ न कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और इन मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति छीनता है, आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य ये बताने का नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। एक्चुअली ये प्रावधान लाए कहाँ से हम हैं, तो ये हम जो है अमेरिका के संविधान से लेकर के आए हैं। और देखा जाए तो सही भी है। मान लो किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, तब क्या होगा? हाँ, तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो बेटा पहले आपके जब मौलिक अधिकार थे, पहले वो बेटा आपके साथ हुआ करते थे। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करेंगे तो मौलिक अधिकार आपको 6 देखने को मिलेंगे। जो संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति, ठीक है, ये बिंदी नहीं रहेगी, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, बहुत डिटेल में किया है। संपत्ति के अधिकार को एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं अनावश्यक समय खर्च नहीं करूँगा, बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ, मोटी मोटी बातें बता देना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपके जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अर्थात अगर अनुच्छेद 12 से 35 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे। अगर आप भाग में जाना चाहते हो कौन से भाग में हैं, तो भाग 3 में देखने को मिलेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। मैंने आपको
अवगत करा दिया। अगला जो प्रावधान है वो न्यायिक पुनरावलोकन का है। मतलब न्यायपालिका को शक्ति है कि वो संसद द्वारा बनाए गए विधि की जांच कर सकती है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की शक्ति की बात कर रहे हैं। तो बेटा मौलिक अधिकार की शक्ति तो आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं न्यायिक पुनरावलोकन की बातें। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। बेटा जो हमने न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है ना, न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है वो एक्चुअली न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि संसद के द्वारा मान लीजिए कोई कानून बनाया गया है, मान लीजिए कि संसद ने कोई विधि बना दी, संसद ने क्या किया, किसी विधि का निर्माण कर दिया है, कोई विधि बना दी, लेकिन जो विधि बनाई गई है वो संविधान के अनुरूप नहीं बनाई गई। ठीक है, कोई विधि बनाई गई है, कोई कानून बनाया गया है तो वो संविधान के अनुरूप नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है। मान लो संसद ने कोई विधि बना दी, कोई कानून बना दिया तो वो संविधान के अनुरूप नहीं है, समझ रहे हो। तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो इसकी जांच कर सकती है। ठीक है, और इसका उल्लेख आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में देखने को मिलेगा। किसका? न्यायिक पुनरावलोकन आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में देखने को मिलेगा। देखो जो बातें भैया काम की हैं मैं सब इंक्लूड करता जाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा चलेगा, लेकिन इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। अगर अधूरी जानकारी दे के मैं निकल गया पल्ला झाड़ के तो उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, ना तुम्हें मिलेगा और ना मुझे मिलेगा। बाद में तुम मुझे भी बोलोगे कि सर आपने मुझे ये जानकारी नहीं दी और पेपर में ये वाला प्रश्न था तो मैं यहाँ पर उलझ गया। तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान की सर्वोच्चता पर। संविधान की सर्वोच्चता पर अब हम बात करेंगे। ठीक है, भारत में सबसे ऊपर क्या है? संविधान है भाई। ठीक है, संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है और सर्वोच्चता प्रदान करने वाला है कौन? तो जनता है। कहने का मतलब ये है कि संविधान को सर्वोच्चता प्रदान करने वाला कौन है? तो प्रदान करने वाला भैया कौन है? हम भारत के लोग, मतलब जनता, मतलब मैं आप और सब। अब एक प्रश्न होगा कि जो संविधान है इसको एक्चुअली में शक्ति कहाँ से मिलती है? तो जनता से मिलती है। मतलब ये जो संविधान है ना, इसे शक्ति कहाँ से मिलती है? तो संविधान को शक्ति भी बेटा जनता से ही प्राप्त होती है, भारत के लोगों से ही मिलती है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई। कोई डाउट तो नहीं है भैया? डाउट हो तो बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो डेडिकेटेड वीडियो आपको बना करके दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम महाभियोग की बात करते हैं। महाभियोग किसकी बात करते हैं बेटा? महाभियोग, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग। ओके, चलिए महाभियोग पर बात करते हैं। अगर राष्ट्रपति जी संविधान के खिलाफ या संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो उन पर संसद में महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, अब अगर क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय हैं, देश के प्रथम नागरिक भी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय, महोदय भी हो सकता है या फिर महोदया भी हो सकता है। ठीक है, महोदया। तो मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय हैं और वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति महोदय अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो संसद के किसी भी सदन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन पर, संसद के दोनों सदनों में से लोकसभा की अगर बात करें या फिर आपके जो है राज्यसभा की बात करें, दोनों में से कहीं पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन इसकी पूर्व सूचना उन्हें देनी पड़ेगी, लिखित में देनी पड़ेगी और 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। चलिए, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलेगा? तो अनुच्छेद 61 में मिलेगा कि राष्ट्रपति पर एक्चुअली महाभियोग किस तरीके से लगाया जाएगा। इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 61 में मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर और डिटेल करो। बेटा महाभियोग पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है और पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया है, तो समय यहाँ पर क्यों जाया करें भाई। ठीक है, अगर हम निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ये प्रावधान भी हमने
अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, कि मतलब राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करेगी, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करेंगे। मतलब लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसके सभी सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है, और जो आपके दिल्ली और पुडुचेरी है वहाँ के भी जो है सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो भैया वहाँ जाके देख लोगे तो राष्ट्रपति के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना मामला, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कनाडा का भ्रमण करवाते हैं आपको। तो अमेरिका के बगल वाले में चलते हैं, तो अमेरिका को छुट्टी कर देते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कनाडा की। एक्चुअली अब हम कनाडा की बात करेंगे। कनाडा, ठीक बेटा, यहाँ से हमने ना संघात्मक व्यवस्था को ले रखा है। कौन सी व्यवस्था हमने ली है? तो कनाडा से हमने जो है संघात्मक व्यवस्था को लिया हुआ है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। ठीक है, कहाँ से अडॉप्ट किया बेटा? तो कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था को अडॉप्ट किया है, लिया हुआ है। इस प्रावधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इस तरीके से तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया गया है और दोनों सरकारें अपना स्वतंत्र रूप से काम करें, इसको भी बैलेंस करने का काम किया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था जो हमने ली है ना, वो एक्चुअली कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से लिया है। और इसमें जो आपका केंद्र है, कौन है बेटा? केंद्र है और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति बंटवारे की बात की गई है। ठीक है, शक्तियों के बंटवारे की बातें की गई हैं। बंटवारे की, शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया। क्या लीपापोती कर दी भाई। हाँ, तो शक्तियों के जो है बंटवारे के बारे में जो है बातचीत की गई है, ताकि केंद्र भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने काम कर सके और राज्य भी अपने काम कर सके, ज़्यादा इंटरवेंशन ना हो एक दूसरे के कार्यों में। ठीक है, कहने का मतलब है। तो मेरा मोटा मोटा कहने का उद्देश्य यही है कि जो संघात्मक व्यवस्था है ना, वो एक्चुअली हमने कनाडा से अडॉप्ट की है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, वह शक्तियाँ जो केंद्र और राज्य सरकारों में दोनों के ही पास नहीं होती। मान लीजिए ये शक्तियों का बंटवारा किया गया और कुछ शक्तियां ऐसी हैं केंद्र को भी नहीं मिली, राज्य को भी नहीं मिली। ठीक है, बची की बची रह गई, लेकिन उनकी अगर आवश्यकता पड़ जाएगी तो वो वाली शक्तियां केंद्र के खाते में चली जाएंगी। राज्य जो है उन पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है। तो ये भी प्रावधान हमने एक्चुअली कनाडा के प्रावधान से लिया हुआ है। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ सारी बातों को। मैं नहीं चाहता कि मेरे से जुड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में जब खड़े हो जा करके ना तो वो खुद हिल जाएं और प्रश्न को हिला तक न पाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आयरलैंड की हम बात करेंगे। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड की बात करेंगे। बेटा आयरलैंड से हमने बहुत सारे प्रावधान लिए हुए हैं, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनसे आप परिचित हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये बेटा हमने अडॉप्ट किया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया बेटा? तो आयरलैंड के संविधान से इसे हमने स्वीकार किया है। ठीक है, संविधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही निर्देश दिया गया है कि जनता के संबंध में कुछ भी आपको नियम कानून बनाना है, कोई भी विधि बनाना है, तो सब चीज़ों को करने में संविधान में दिए गए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको अपने दिमाग में रखते हुए किसी भी विधि का, किसी भी नियम कानून का निर्माण कीजिएगा। ऐसे ही मत बना दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमारी जो जनता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव हो। तो ऐसा जो उल्लेख है ना, ऐसा जो प्रावधान है वो एक्चुअली हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो कहने का मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ये बताने का काम करते हैं सरकार को कि कोई भी नियम कानून बनाइएगा तो जनता को ध्यान में रख करके बनाइएगा। ठीक है, और ऐसा प्रावधान आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब हाँ, आयरलैंड के संविधान से एक बात हमने और ली है कि राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति हमने दी है कि 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे हमने दिया हुआ है? मनोनीत करने का अधिकार जो है
किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रावधान है ना, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली कंट्री कौन सी है। हाँ, अगली कंट्री है बेटा आपकी दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ओके। तो बेटा दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो एक तो अफ्रीकी देश है, ये अफ्रीका का देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक है, इससे हमने संविधान संशोधन को लिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है ना, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो वो बेटा हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है तो ये जो सारी प्रक्रिया है, प्रावधान है, हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। बड़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमेशा परिस्थिति एक जैसी तो होती नहीं है, अपने हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमें संशोधन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है तो एक्चुअली में ये सारा का सारा प्रावधान जो है हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है कि संविधान का संशोधन एक्चुअली में कैसे करना है। ठीक है, संविधान संशोधन कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है, ये सारा जो प्रोसेस है ना वो आपको जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में मिलेगा और वहां से लेकर के हमने अपने संविधान में भी इम्प्लीमेंट कर लिया, मतलब इसमें भी लागू कर लिया है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है भैया? कहने का मतलब है कि संविधान संशोधन का एक्चुअली में उल्लेख आपके संविधान में कहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न एक्चुअली आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 368 में। कहाँ पे मिलेगा बेटा? अनुच्छेद 368 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। संविधान संशोधन की बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कौन सा देश बचा? कौन सा देश बचा बताओ? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा बचा? फ्रांस। चलो फ्रांस बचा है तो भाई देख लो, फ्रांस को भी देख लो। देखो इसके बाद अगला कौन सा है? चलो तुम्हारे कहने पे ही आ गया भाई, फ्रांस आ गया। ठीक है, फ्रांस। तो फ्रांस से भी हमने कुछ प्रावधान लिए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता और स्वतंत्रता विशेष करके हमने ली हुई है। हाँ, तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है? समानता, स्वतंत्रता। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता, ये जो प्रावधान है एक्चुअली हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से जो है अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति तो आप जानते हो, और ये क्रांति होती भी इसी वजह से है ताकि समानता का व्यवहार किया जाए, भेदभाव ज़्यादा ना किया जाए। ठीक है, इसी वजह से क्रांति होती है। तो स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो है बड़े नारे लगते हैं और इस वजह से ये क्रांति जो है बड़ी सफल भी होती है और बहुत चर्चा में भी रहती है। तो भारत के संविधान में इन तीन शब्दों को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। तो समानता, स्वतंत्रता, अच्छा तीसरा शब्द भी ले लो यार, बंधुत्व। ये तीनों के तीनों जो शब्द है ना हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति होती है उसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है और हमें लगा कि हमारे काम लायक हैं तो हमने वहाँ से उठा करके अपने संविधान में क्या किया है? इनको शामिल कर लिया है। अगर गणतंत्र शब्द की बात करें, किसकी बात करें? गणतंत्र की। अगला पॉइंट है गणतंत्र। गणतंत्र, ठीक है, अगला आपका शब्द कौन सा है? गणतंत्र। ये एक्चुअली में क्या बताना चाहता है? तो इस व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जो है संचालन करेंगे, देश को चलाने का काम करेंगे और कुछ भी वंशानुगत नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, गणतंत्र का मतलब है कि कुछ भी वंशानुगत नहीं होगा, कुछ भी वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पीएम का बेटा पीएम नहीं बनेगा। चुनाव होगा, चुन के आएगा, बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाप बना है तो बेटा नहीं बनेगा। अब बेटा चुन के आएगा तो बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पापा ने कुर्सी छोड़ी तो बेटा सीधे बैठ जाएगा बिना चुनाव के, ऐसा नहीं है। वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, चुन के आएगा, लोग उसे पसंद करेंगे तो वो बेशक बन सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सीधे नहीं होगा। मतलब कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो बेटा ऑस्ट्रेलिया से एक्चुअली हमने क्या लिया हुआ है, समवर्ती सूची जानते हो कि नहीं जानते हो वो हमने यहीं से ली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से बेटा हमने समवर्ती सूची ली है। कौन सी ली है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया हुआ है। ठीक है, केंद्र और राज्य सूची से अलग यह सूची है और इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कहने का मतलब, मैंने जब शक्तियों के बंटवारे की बात की थी तो बताया था कि आपका जो केंद्र है और जो राज्य है, इसके बीच में जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो इसके लिए 3 सूची तैयार की जाती हैं। पहला आपका क्या होता है? संघ सूची होता है, संघ सूची। इसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और दूसरा था राज्य सूची। इसमें जो कानून बनाने का काम है वो बेटा आपके राज्य सरकार करेगी। और एक था समवर्ती सूची। कौन सी थी? समवर्ती सूची। इस पर नियम बनाने का काम कौन करेगा? केंद्र भी करेगा, राज्य भी करेगा, दोनों बनाएंगे। लेकिन मान लो एक ही विषय पर दोनों कानून बना दे, केंद्र भी बना दे और राज्य भी बना दे, तो उस दशा में क्या होगा? केंद्र वाला जो कानून है वो पास हो जाएगा और राज्य वाला क्या होगा? फेल हो जाएगा। एक विषय में अगर दोनों कानून बना देंगे तो वैसे बना लेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सीधी सी बातें की गई हैं कि कोई भी बना सकता है। तो ये प्रावधान एक्चुअली हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, दूसरा है संयुक्त अधिवेशन। इसका भी नाम आप सुने होंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। अब ये क्या है भाई? ये कौन सी बला है भाई? संयुक्त अधिवेशन क्या है अभी बता देता हूं आपको। मान लीजिए कोई बिल या विधेयक से संबंधित कोई काम होना है। ठीक है, और आप जानते हो कि कोई भी विधेयक होता है तो एक सदन से दूसरे सदन में जाता है, तो राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग पारित होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश जो बिल है, विधेयक है, वो दोनों सदन में पारित नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय सामने आते हैं और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो इसमें क्या होता है? लोकसभा के भी आते हैं, राज्यसभा के भी आते हैं, सब सदस्य उपस्थित होते हैं। और उसके बाद जिस विधेयक पर डिस्कशन हो रहा था वो जो है साथ साथ में कार्रवाई हो जाती है। और अध्यक्षता कौन करता है? तो इस संयुक्त सदन की जो अध्यक्षता है ना, वो बेटा कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बुलाने का काम तो राष्ट्रपति महोदय कर देंगे, लेकिन अगर बात करें इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष कौन होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष होगा। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष, वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को करेंगे। और इसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 108 में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? अनुच्छेद 108 में आपके संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान देखने को मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट बिल्कुल नहीं चल रहा होगा, क्योंकि मैं आराम से समझाते हुए चल रहा हूँ, रिलैक्स होकर के, जिससे कि तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाए और कोई डाउट आपके दिमाग में बिल्कुल भी ना रहने पाए। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं, जर्मनी आ गया। ओके, अब हम जर्मनी के प्रावधान पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जर्मनी से कौन सा प्रावधान हमने एक्चुअली अडॉप्ट किया हुआ है? तो आपात के समय मूल अधिकार के खंडन की बात की गई है ना। मतलब आपातकाल में क्या होगा? आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन किस तरीके से होगा? ये जो प्रावधान है ना, ये हमने जर्मनी से अडॉप्ट किया हुआ है कि अगर आपातकाल की स्थिति हो जाए, राष्ट्रीय आपात आ जाए, वित्तीय आपात आ जाए, तो उस दशा में हम क्या करेंगे? तो जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं उनको किस तरीके से खंडित कर देंगे, निलंबित कर देंगे, यह प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। आपातकाल के समय जो संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार बेटा दिए जाते हैं, वो मौलिक अधिकार इस दशा में क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। मतलब आपातकाल की सिचुएशन में समाप्त कर दिए जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति सोचे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है, अब हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दर्ज करेंगे, तो वो कर नहीं पाएगा।
मतलब जर्मनी के प्रावधान से हमने लिया है कि अगर आपातकाल की स्थिति में है तो मौलिक अधिकार क्या किए जाएंगे, स्थगित कर दिए जाएंगे। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के स्थगित कर दिए जाएंगे, स्थगित कर दिए जाएंगे, स्थगित होना चाहिए, ठीक है, स्थगित कर दिए जाएंगे। अरे यार, ओके, स्थगित कर दिए जाएंगे। अब व्यक्ति अगर कोई सोचता है कि मेरे मौलिक अधिकार को सरकार ने कैसे स्थगित कर दिया, हिम्मत सरकार की, मैं अब तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अब जो होगा आर पार का होगा, कुछ भी हो, महादेव की सौगंध, अब मुकाबला होगा, तो उसमें दशा में क्या होगा, व्यक्ति कोई याचिका ही दायर नहीं कर सकता। ठीक है, याचिका तक दायर नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता। आपातकाल स्थिति में देश ही नहीं है तो तुम्हारे अधिकारों का क्या करेंगे भैया। तो देश पहले है, बाद में तुम्हारे अधिकार हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं जापान की। ठीक है, जापान की बेटा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से ली है, जापान से ली है। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये हमने अडॉप्ट किया है जापान से। ओके, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है ना, वो हमने जापान के संविधान से लेकर अपने संविधान में ऐड कर लिया है। इसका मतलब यह है कि विधि के द्वारा जो भी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो भी कानून के मुताबिक कहा गया है, हमेशा उसी के हिसाब से ही कार्य करना है और आगे बढ़ते रहना है अपने। जैसे मतलब कहना है, पढ़ाई तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ है, क्या है तुम्हारा, पढ़ाई करना है। तन मन धन के साथ आप लोग पढ़ते रहो, धन की चिंता ना करो, तन मन के साथ पढ़ते रहो। धन तो माता पिता भले सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो व्यवस्था करेंगे, कैसे भी करें, मांग के लाएं, कर्जा करें, कुछ भी करें, वो करेंगे। तो तुम तन मन से केवल पढ़ो। ठीक है, समझ रहे हो। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, उसके अनुसार ही, उसी कानून के अनुसार ही भी कोई काम करना होगा। उस नियम को आप तोड़ते हुए कोई काम नहीं करोगे। ऐसा प्रावधान एक्चुअली हमने जापान के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। तो क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, चलिए ओके। रूस, तो बेटा मौलिक कर्तव्य जानते हो ना, वो हमने यहीं से लिए हुए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, कौन से कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य एक्चुअली हमने कहाँ से लिया है बेटा, तो मौलिक कर्तव्यों को हमने रूस के संविधान से लिया हुआ है। अब आप सोचेंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे क्या, मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे, कितने थे, मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य थे कितने, एक भी नहीं था, या कह सकते हैं 0 थे। तो आए कब, जब 42वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन होता है, और कब होता है, 1976 में होता है। ठीक है, तब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया जाता है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके, ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान में ऐड किए गए थे, शामिल किए गए थे। अगर वर्तमान में बात करोगे ना, तो बेटा मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है, तो इनकी संख्या बेटा आपको भारतीय संविधान में 11 देखने को मिलेगी वर्तमान में। ठीक है, पहले 10 हुआ करती थी मूल संविधान में जब हम इनको जो है लागू किया था, वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, भारत के हर एक नागरिक को इनका पालन करना चाहिए, ऐसा बताया गया है मौलिक कर्तव्यों को। इस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आपको जो है बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि मन में अगर कोई डाउट रहता है ना, तो समस्या नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूँगा कि बेटा अगर विद्यार्थी जीवन में जी रहे हो और अगर डाउट है, संदेह है किसी टॉपिक पर, तो पेपर में प्रश्न भी वहीं से ज़्यादा एक्चुअली मिल जाते हैं। क्योंकि आपको बोला जाए कि उस कमरे में मत जाना, उस कमरे में मत जाना, तो तुम्हारा दिमाग घूमता रहेगा, यार कुछ तो है, कुछ तो है, और चुपचाप जाके देखने जाओगे। वैसे ही है, ये टॉपिक मुझे नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, कहीं से प्रश्न पेपर में ना आए, ना आए, ना आए, लेकिन वो आ जाते हैं, तब दिक्कतें होती है। ना आए तो तुम्हारी किस्मत, आ गई तो तुम्हारी बदकिस्मती है ना। तो मैं किसी भी टॉपिक को लेके आऊँगा तो मैं जितना डिटेल कर सकता हूँ, सारे बिंदुओं को ले करके मैं सब करूँगा। और अगर आप अपने
परिवार से, स्टडी विद उमराव परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। आप आइए, ज्वाइन कीजिए और पढ़ करके देखिए। मैं बरगलाने वाला और बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो बस मैं वो देने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।